काव्यबोध भाग से 9 अंक के प्रश्न आएंगे। 5 अंक के बहुविकल्पी रहेंगे। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती, इसमें विरोधाभास अलंकार है। दोहे में कुल 24 मात्राएं होती हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। इन पंक्तियों में शांत रस है, करुण रस नहीं है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। इन पंक्तियों में वीर रस है। लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान अभिधा शब्द शक्ति से होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति। वीर रस प्रधान कविताओं में ओज गुण होता है। रस के 4 अंग होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहते हैं। गाय पालतू पशु है, इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। इसके बाद सत्य सत्य। संचारी भाव की संख्या 35 है, यह सत्य है, 33 होते हैं। अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टा आती है, यह सत्य है। दोहा तथा सोरठा में कुल 24 मात्राएं होती हैं, सत्य है। फूल मुस्कुरा उठे में मानवीकरण अलंकार है, यह सत्य है। भ्रांतिमान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, यह असत्य है। गणों की संख्या 9 मानी गई है, असत्य है, 10 होती है। दोहा तथा रोला में को मिलाकर के कुंडलिया छंद बनता है, सत्य है। मुख है या चंद्र है, इसमें संदेह अलंकार है, यह सत्य है। सही जोड़ी छंद मात्रा या वर्ण को कहते हैं। जिसमें मात्रा या वर्ण की गिनती होती है उसको छंद कहते हैं। दोहे में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। कवित्त होना चाहिए। कवित्त में 31 वर्ण होते हैं। सवैया में 26 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में समान मात्रा वाले शब्द को सममात्रिक छंद कहा जाता है। चरण में मात्राओं के आधार पर सोरठा छंद का ठीक विपरीत छंद दोहा छंद होता है। कवित्त में कितनी मात्राएं होती है, ये प्रश्न गलत है। कवित्त में मात्राएं नहीं होती है। कवित्त एक वार्णिक छंद होता है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। अवहित्थ में कौन सा भाव है? अवहित्थ में संचारी भाव होता है। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? श्रृंगार परक रचनाओं में माधुर्य गुण होता है। रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? रस उत्पत्ति में, ये उत्पत्ति है, उत्पत्ति पढ़िएगा। रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है? रसराज की उपाधि श्रृंगार रस को प्राप्त है। वैराग्य कौन से रस का स्थायी भाव है? वैराग्य शांत रस का स्थायी भाव है। शब्द की प्रथम शक्ति किसे कहा जाता है? अभिधा शब्द शक्ति को प्रथम शक्ति कहा जाता है। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना, विचित्र अति समझो, मन ही मन रहिए। इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। पगड़ी की लाज रखी है, इनमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके बाद 2 अंक के प्रश्न हैं, जिनका उत्तर 30 शब्दों में लिखना है। अनुभाव से क्या तात्पर्य है? अनुभाव 2 शब्दों अनु और भाव के मेल से बना है। अनु अर्थात पीछे या बाद में, अर्थात हृदय, आश्रय के हृदय में रहने वाले भाव को और उस पर की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे चुटकुला सुनकर के हंसना, ताली बजाना आदि चेष्टाएं अनुभाव हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं और रस के उपकारक होते हैं। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में पानी के बुलबुलों और तरंगों की भांति अनेक भाव उठते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं, उन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। चिंता, असूया, गर्व, शोक आदि जो भाव हैं उनको संचारी भाव कहते हैं। हास्य रस को उदाहरण से समझाइए। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसका उदाहरण है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय निवृंद सुखारे। वह है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो कृपा करी कानन को पगुधारे। इस उदाहरण में जब रामचंद्र जी विंध्य पर्वत पर आ रहे थे तो वहां के सभी लोगों उनको देख के प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, जब राम एक पत्थर को नारी बना सकते हैं
तो यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है। एक और उदाहरण देखते हैं। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, होने दो हुड़दंगा। इस उदाहरण में बंदर और बंदरिया अपने बच्चों को घर पे छोड़ के गंगा नहाने की बात करते हैं, जिसे सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है। शांत रस कब उत्पन्न होता है? उदाहरण से बताएं। शांत रस की उत्पत्ति वैराग्य के समय होती है, जहाँ सुख दुख शोक क्रोध प्रेम करुणा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा समझाइए। जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न तीसरे अर्थ का प्रकाशन होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। चिरजीवों जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा राधा और हलधर बलराम को कहा गया है। रस तथा उसके स्थायी भाव। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण रस का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, विस्मय का अद्भुत और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव और स्थायी भाव में क्या अंतर है? संचारी भाव की संख्या 33 होती है, लेकिन स्थायी भाव केवल 10 होते हैं। स्थायी भाव व्यक्ति के हृदय में सदैव स्थित होते हैं। संचारी भाव संचरित होते रहते हैं, ये अस्थिर होते हैं। एक रस में एक ही स्थायी भाव होता है और वो निश्चित होता है, जबकि एक रस में अनेक संचारी भाव हो सकते हैं। विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से समझाइए। जहाँ 2 वस्तुओं में मूलतः विरोध नहीं होने पर भी विरोध के आभास का वर्णन किया जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं को, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। मानवीकरण अलंकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंगों, नदी पर्वत आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेखता है उसको सदा सवेरा होने पर। ऊपर दिए गए उदाहरण में वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य के द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्रसाद गुण आधारित काव्य पंक्तियाँ लिखिए। प्रसाद गुण आधारित काव्य पंक्तियाँ लिखिए। प्रसाद गुण आधारित काव्य पंक्तियों का उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ये पंक्तियाँ सभी को याद भी होंगी। यह एक प्रार्थना है जिसमें वक्ता अपने प्रभु से कह रहा है कि उसे चरण में ले लो और उसे अपने हमेशा अच्छे ही कार्य करवाओ। जब किसी काव्य या काव्यांश को पढ़ने के साथ बड़े ही आसानी से उस काव्य का आशय स्पष्ट हो जाता है, तब उस गुण को प्रसाद गुण कहते हैं। शांत रस को उदाहरण द्वारा समझाइए। जहाँ सुख दुख प्रेम करुणा क्रोध आदि कुछ भाव नहीं होता, केवल वैराग्य का भाव होता है, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अभी चौथे प्रश्न में भी ये प्रश्न था। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भवनी सासी रानी, जागे फिर न डसई हो। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। माधुर्य और ओज गुण में क्या अंतर है? जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहाँ पर कर्ण कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण व द्वित्व वर्ण को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो, जिसमें लंबे समासों लंबे अनुप्रास वाले पदों का प्रयोग नहीं हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। ओज गुण, जहाँ कविता को पढ़कर ओज जोश और उत्साह का भाव जागृत हो, वीर रस का संचार हो, वहाँ ओज गुण होता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा लिखिए। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। संदेह और भ्रांतिमान में अंतर बताइए। संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में रूप रंग आदि की समानता के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। एक और उदाहरण है, कैधो व्योम भी तिखा भरे हैं, पूरी धूम केतु, वीर रस वीर तलवारी सी उधारी है।
इसमें पहले उदाहरण में संदेह हो रहा है कि सारी है कि नारी है, कि पूरी सारी ही है कि पूरी की पूरी नारी ही है। दूसरे उदाहरण में हनुमान की जलती हुई पूंछ को ऐसे देख करके ऐसा लग रहा है मानो आकाश मार्ग में अनेक धूमकेतु हैं, या फिर वीररुस रूपी तलवीर ने अपनी तलवार में आग से निकाली है जो चारों ओर चमक रही है। इसमें संदेह हो रहा है, कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का निश्चय रूपी भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। उर्मिला की नासिका की नथ का मोती अधरों की लालिमा से अनार दाने की भांति लग रहा है। उसे अनार का बीज समझकर तोता सोच रहा है यह नासिका रूपी दूसरे तोते की चोंच में अनार का दाना है, और पिंजरे का जो तोता है वह ये सोच रहा है कि दूसरा नासिका रूपी तोता कौन सा है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जी। और अगले वीडियो में मैं आपको इकाई 6 और उसके आगे के सभी इकाइयों को भी भेजूंगी। कंटिन्यू ये अपनी पढ़ाई का काम चलता रहेगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे पेपर करिए।